बॉलीवुड के हीमैन धर्मेंद्र ने दुनिया को कहा अलविदा। लंबे वक्त से चल रहे थे बीमार। मुंबई के विलेपार्ले में हुआ अंतिम संस्कार। पूरे बॉलीवुड ने नम आंखों से दी विदाई। बाजार में ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली। बाजार दिन के निचले स्तर पर बंद। निफ्टी 26,000 के नीचे फिसला। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में रही बिकवाली। निफ्टी आईटी इंडेक्स ऊपरी स्तरों से 1% गिरा। संसद की शीतकालीन सत्र में रिफॉर्म पर बड़े कदम पारित करने के लिए एजेंडे में 10 नए बिल। इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई सीमा बढ़ाने और न्यूक्लियर पावर सेक्टर में निजी भागीदारी बढ़ाने के लिए बड़ा कदम। एसआईआर को लेकर बड़ी सियासी तकरार। कोलकाता में बीएलओज ने किया विरोध प्रदर्शन। इधर भड़काऊ बयानबाजी करने वाले झारखंड के मंत्री इरफान अंसारी की बढ़ सकती है मुश्किलें। चुनाव आयोग ने किया इरफान अंसारी से जवाब तलब। बीएलओ को घर में बंद करने की दी थी धमकी। अखिलेश यादव ने उड़ाया पीएम मोदी के विजन 2047 का मजाक। 2047 तक पीएम मोदी ही धरती पर नहीं रहेंगे। केशव प्रसाद मौर्य बोले मानसिक संतुलन खो बैठे हैं अखिलेश। सरकार जल्द लाएगी नई उड़ान स्कीम। अगले 10 साल में देश के 100 से ज्यादा डेस्टिनेशन को हवाई यातायात से जोड़ने की तैयारी। दिसंबर तक ऐलान संभव। जस्टिस सूर्यकांत बने देश के 53वें मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ। करीब 14 महीने का होगा जस्टिस सूर्यकांत का कार्यकाल। भारतीय नौसेना में शामिल हुआ स्वदेशी युद्धपोत माहे। एंटी सबमरीन वॉरफेयर का नया भारतीय योद्धा पश्चिमी समुद्री तट पर करेगा साइलेंट हंटर के रूप में काम। गुवाहाटी टेस्ट में टीम इंडिया की हालत खराब। लचर गेंदबाजी के बाद बैटिंग में भी बंटाधार। पहली पारी में सिर्फ 201 रन पर आउट हुई पूरी टीम। भारतीय सिनेमा के हीमैन धर्मेंद्र का आज सुबह मुंबई में निधन हो गया। 89 वर्षीय धर्मेंद्र लंबी बीमारी से जूझ रहे थे। करण जौहर ने इंस्टाग्राम पर पुष्टि करते हुए लिखा, एक युग का अंत। सिनेमा ऐसी विरासत छोड़ गए हैं जो कलाकारों की युवा पीढ़ी को प्रेरित करता रहेगा। उनके परिवार, दोस्त और प्रशंसकों के प्रति मेरा हार्दिक संवेदना। जी के एक शानदार सफर पर देखिए ये खास रिपोर्ट। बॉलीवुड के हीमैन, बेहतरीन कदकाठी, सबसे हैंडसम अभिनेता, जिंदा दिल इंसान और भी न जाने कितनी खूबियों वाले धर्मेंद्र अब ऐसे सफर पर चले गए हैं जहां से वो कभी दोबारा लौट कर नहीं आएंगे। अपनी अदाकारी और पर्सनैलिटी से वो अपने फैंस के दिलों में हमेशा राज करेंगे। उनके जाने से बॉलीवुड में ऐसा खालीपन आ गया है जिसकी भरपाई कभी नहीं हो पाएगी। धर्मेंद्र अपनी सादगी के लिए भी जाने जाते थे जो हर किसी में नहीं होती। उनकी लोगों के साथ ऐसी आत्मीयता दिखती थी
कि सामने वाले को वो पल भर में ही अपना बना लेते थे। 65 साल का फिल्मी कैरियर, 300 से ज्यादा फिल्में, रुपहले पर्दे पर अपनी अलग छाप छोड़ने और फैंस को दीवाना बनाने वाले धर्मेंद्र बॉलीवुड में अंधेरा कर गए। उन्होंने जो मुकाम हासिल किया, वहां तक पहुंचना हर किसी की किस्मत में नहीं होता। साल 1960 में उनकी पहली फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे आई। डेब्यू भले ही साधारण रहा, लेकिन वो दर्शकों पर अपनी छाप छोड़ने में कामयाब रहे। उसके अगले साल उनकी फिल्म शोला और शबनम आई। इसके बाद अनपढ़ और बंदरी ने तो उनके करियर को नई उड़ान दी। 60 का दशक धर्मेंद्र का रोमांटिक दौर था। फूल और पत्थर, आई मिलन की बेला और हकीकत जैसी फिल्में की। 70 के दशक में धर्मेंद्र एक्शन हीरो की भूमिका में दिखे। मेरा गांव मेरा देश, सीता और गीता उनकी मशहूर फिल्में रही। शोले में उनके वीरू का किरदार कौन भूल सकता है, जो आज भी लोगों के जहन में ताजा है। फैंस उन्हें प्यार से ही मैन ऑफ बॉलीवुड कहते थे। धर्मेंद्र की 10 बेहतरीन फिल्मों में अनुपमा, फूल और पत्थर, सत्यकाम, आया सावन झूमके, सीता और गीता, राजा जानी, यादों की बारात, शोले, चुपके चुपके, धर्मवीर ये रही। धर्मेंद्र ने 2 शादियां की थी। पहली शादी बॉलीवुड में कदम रखने से पहले हुई। साल 1954 में उन्होंने प्रकाश कौर के साथ शादी की। पहली शादी से 2 बेटे सनी और बॉबी देओल और 2 बेटियां अजीता और विजेता हैं। साल 1980 में धर्मेंद्र ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी से दूसरी शादी की थी। दोनों की 2 बेटियां ईशा और अहाना देओल हैं। अगले महीने उनकी आखिरी फिल्म 21 भी आने वाली है। लेकिन अब धर्मेंद्र अपने परिवार और अपने करोड़ों फैंस को अलविदा कह चुके हैं। उनके जाने से बॉलीवुड सदमे में है। ब्यूरो रिपोर्ट। सीएनबीसी आवाज परिवार की तरफ से बॉलीवुड के हीमैन धर्मेंद्र को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। बुलेटिन में बात करेंगे आज के बाजार की। आज बाजार में ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली रही है। बाजार दिन के निचले स्तर पर बंद हुआ है। सेंसेक्स निफ्टी दोनों ही गिरावट पर क्लोजिंग हुई है, तो वही निफ्टी 26,000 के नीचे फिसलकर बंद हुआ। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में भी बिकवाली रही है। सेंसेक्स 331 पॉइंट गिरकर 84,900 पर बंद हुआ। निफ्टी 109 पॉइंट गिरकर 25,960 पर बंद हुआ। वही बैंक निफ्टी 32 पॉइंट गिरकर 58,835 पर और मिड कैप 195 पॉइंट गिरकर 60,000 पर बंद हुआ। वही बाजार का फोकस आज आईटी शेयरों पर रहा है। निफ्टी आईटी इंडेक्स आज सबसे ज्यादा चलने वाले इंडेक्स बने हैं। दरअसल सेक्टर पर मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट में क्या है खास, जानते हैं कंचन नौटियाल से। आईटी स्पेस में अगर आप बात करेंगे तो पिछले पास्ट का डेटा देखा जाए तो यहाँ पे थोड़ी सी जो हमें बेयरिशनेस है वो देखने को डेफिनेटली मिली है। इसको अगर कंपेयर करा जाए बाकी के इंडेक्स के साथ तो यहाँ पे एक अंडर परफॉर्मेंस जो है वो देखा गया है। लेकिन अब अनुमान ये जताया जा रहा है कि आने वाले टाइम पे यहाँ पे एक अच्छी खासी जो तेजी है वो देखने को मिल सकती है। इसी के बाद मोतीलाल ओसवाल ने जो पहले इनकी आईटी सेक्टर पे रेटिंग थी अंडरवेट की, उसको बढ़ा के ओवरवेट कर दिया है। अगर पिछले 3 साल में देखें तो निफ्टी ने करीब 13% का रिटर्न दिया है। निफ्टी 500 ने 16% का रिटर्न दिया है। लेकिन इसके कंपैरिजन में अगर हम देखें निफ्टी आईटी तो इसने एक अंडर परफॉर्मेंस दिखाई है। 12% नीचे ये हमें देखने को मिला है। अब ये माना जा रहा है कि इस टाइम पे जो वैल्यूएशन है काफी ज्यादा अट्रैक्टिव दिखाई दे रहे हैं। आपको अगर याद हो तो 2016 और 2018 के टाइम पीरियड में हमने जो देखा था वहां पे भी हमें सेम इस तरीके का ही पैटर्न देखने को मिला था। तो अब जो ब्रोकरेज हाउस है ये अनुमान जता रहे कि सेम हमें इम्पैक्ट इस साल भी आता हुआ दिखाई देगा। उस साल भी ये हुआ था कि थोड़े से टेलविंड्स के बाद वापस एक अपसाइकिल की शुरुआत हुई थी। तो यही अनुमान इस टाइम पे आईटी सेक्टर में लगाया जा रहा है। निफ्टी आईटी इस टाइम पे अपने 10 साल के लो पे बैठा हुआ है, जबकि अगर हम देखें प्रॉफिट शेयरिंग तो वहां पे एक अच्छा खासा इजाफा आता हुआ दिखाई दिया है। इसके बाद अगर ग्रोथ आउटलुक की बात करी जाए तो फिस्कल ईयर 27 के सेकेंड हाफ से हमें रिकवरी आती हुई दिखाई दे सकती है और फिस्कल ईयर 28 की बात करी जाए तो 8 से 9% की ग्रोथ वहां पे एक्सपेक्टेड है। एआई की जो स्पेंडिंग है वो भी हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जिससे कि आगे चल के पिकअप की संभावनाएं हैं। इंफ्रा का जो केपेक्स है वो भी अपने पीक में पहुंच गया है। इससे जो अब मोड है वो मॉडर्नाइजेशन और साथ ही साथ इंटीग्रेशन पे भी डिपेंड होगा। मल्टीपल जो टारगेट है उसको रेज किया गया है फॉर इन्फोसिस, एम्फेसिस और साथ ही साथ जेंसारटेक। लेकिन इन्फोसिस इस टाइम पे टॉप पिक इनका बना हुआ है बिकॉज इनका जो एआई स्पेंडिंग है वो औरों के कंपैरिजन में काफी ज्यादा वाइड है। तो आगे चल के आईटी के लिए ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक।
मोदी सरकार ने बड़ा रिफॉर्म करते हुए 4 नए लेबर कोड लागू कर दिए हैं। क्या हुए हैं बदलाव, ये समझाने के लिए हमारे साथ है आशीष चतुर्वेदी। आशीष, आसान भाषा में पहले बताइए क्या रिफॉर्म्स हुए हैं। 10 पॉइंट ऐसे हैं जो आपको याद रखने चाहिए। सबसे पहले अगर आप देखें तो युवाओं को जो है अपॉइंटमेंट लेटर, जॉब लेटर देना जो है वो अनिवार्य हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप देखें तो जो पे गैप की बड़ी कंट्रोवर्शियल चर्चा होती है, तो एक ही जैसा काम कर रहे हैं लेकिन महिला और पुरुष दोनों के वेतन में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। इस गैप को अगर आप देखें तो ब्रिज कर दिया गया है। इसके अलावा अगर आप देखें तो फिक्स टर्म कर्मचारी को 1 साल में ग्रेच्युटी देनी होगी। इससे पहले इसकी जो सीमा थी वो 5 साल थी, लेकिन अगर किसी का टेन्योर फिक्स टर्म का है तो 1 साल के अंदर वो ग्रेच्युटी के लिए एलिजिबल होते हुए नजर आएंगे। 40+ के जो लोग हैं, कर्मचारी हैं, इनके लिए हेल्थ चेकअप जो है अनिवार्य किया जाएगा। साथ में देखें तो एक बड़ी अच्छी चीज़ ये भी है कि अगर ओवर टाइम कर रहा है कोई कर्मचारी, तो जितना ओवर टाइम कर रहा है उसका जो प्रीवियस वेतन है उसका डबल पे यहाँ पर करना पड़ेगा। एक और ख़ास बात ये भी निकल कर आ रही है कि खतरनाक इंडस्ट्रीज़ में 100% जो हेल्थ सिक्योरिटी है इसकी आवश्यकता यहाँ पर देखने को मिल सकती है। इंटरनेशनल मानकों के हिसाब से सोशल जस्टिस की गारंटी यहाँ पर भी देखें तो एम्प्लॉयर्स को देनी पड़ेगी। इंटरनेशनल मानकों की जो सोशल सिक्योरिटी, इसके अलावा अगर आप देखें तो जो पीएफ है, एसआईसी है, बीमा है, सोशल सिक्योरिटीज़ है, वो अब गिग वर्कर्स तक भी जाएगा। तो ये अगर आप देखें तो काफ़ी हद तक वंचित थे, अब इनको भी यहाँ पर इंक्लूड कर दिया गया है। साथ में अगर आप देखें तो सभी मजदूरों को समय से जो मिनिमम वेज है ये देनी पड़ सकती है। और साथ में देखें तो इसके चलते जो 40 करोड़ जो मजदूर हैं ये सोशल सिक्योरिटी के दायरे में आ जाएंगे। बड़े बदलाव हैं, बड़े रिफॉर्म्स हैं। और दरअसल अगर आप देखें तो जो 4 नए लेबर कोड है ये अब आपकी स्क्रीन पर भी फ्लैश हो रहे हैं, यहाँ पर आप देख के चल सकते हैं कि काफ़ी बड़ा है। और इसको लेकर अगर आप देखें तो आप जो ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स हैं ये भी बड़ी पॉजिटिव नज़र आ रही हैं। एक तो ये बता रहे हैं कि जो नए श्रम कानून है इससे जो गिग वर्कर्स हैं इनकी लागत यहाँ पर जो है कंपनियों की थोड़ी सी बढ़ सकती है। हो सकता है कि जो QSR कंपनीज़ हैं, फूड डिलीवरी कंपनीज़ हैं, प्रति ऑर्डर 1.5 से 2.5 रुपये का इम्पैक्ट देखने को मिले। इसका असर एबिटा पे देखें तो ऑलमोस्ट 4 से लेकर 10% तक का इम्पैक्ट बताया जा रहा है। हालांकि जो प्लेटफॉर्म कंपनीज़ हैं धीरे धीरे आगे आपको पास ऑन कर सकती है, लेकिन पूरे इकोसिस्टम के लिए अगर आप देखें तो काफ़ी बढ़िया बताया जा रहा है। शुक्रिया आशीष इस पूरी जानकारी पर। बढ़ते अगली खबर की ओर। सरकार जल्द एक नई उड़ान स्कीम लाने जा रही है। मकसद है अगले 10 साल में देश के 100 से ज्यादा डेस्टिनेशन को 10 हवाई यातायात से जोड़ने की। ये स्कीम अभी भी पुराने स्कीम के मुकाबले ज्यादा बड़ी होगी। क्या नया हो सकता है उड़ान स्कीम में, बता रहे संवाददाता रोहन सिंह। रोहन, इस उड़ान स्कीम पर क्या है पूरी खबर? जी, एविएशन की ये सबसे बड़ी स्कीम होने जा रही है। पिछले साल बजट में इसकी घोषणा की गई थी और अब इसका ड्राफ्ट रेडी है। लगभग अगले 10 सालों में 120 नए डेस्टिनेशन को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ने की योजना है। और जो सरकार का लक्ष्य है कि करीब 4 करोड़ ऐसे लोग जिन्होंने पहले कभी हवाई यात्रा ना की हो उन्हें पहली बार हवाई जो यातायात है उससे जोड़ने की कोशिश होगी। पहले से कैसे अलग होगा, तो पहले से काफ़ी ज़्यादा बड़ा होने वाला है। पिछले 10 सालों में सरकार ने इस स्कीम में करीब 9,000 रुपये खर्च किए थे और जो अब अनुमानित अगले 10 साल में खर्च होने जा रहे हैं वो लगभग 25 से 30 हज़ार करोड़ के हैं। इसके 2 हिस्से होंगे, एक एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट पे होगा और जो दूसरा बड़ा हिस्सा होगा वो होगा वायबिलिटी गैप फंडिंग। उन इलाकों में जहां आमतौर पे एयरलाइन अपनी सेवाएं नहीं देना चाहते वहां वायबिलिटी गैप फंडिंग के जरिए ये सेवाएं दी जाएंगी। अभी की जो स्कीम है वहां करीब 3 साल की एक शर्त है सब्सिडी की, उसे हटाया जा सकता है और इसे आगे भी जारी रखा जा सकता है। कुल मिला के अभी जो ये स्कीम है ये एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमेटी के पास है और एक बार वहां से मंजूरी मिल जाती है तो फिर इसे आगे कैबिनेट के लिए भेजा जाएगा। शुक्रिया रोहन इस पूरी जानकारी पर। पश्चिम बंगाल में चल रहे मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR प्रक्रिया में लगे बूथ लेवल ऑफिसर्स ने कोलकाता में विरोध मार्च निकाला है। यह विरोध प्रदर्शन अत्यधिक काम के दबाव और SIR प्रक्रिया में खामियों के खिलाफ किया गया है। BLOs का आरोप है कि SIR शुरू होने के बाद से पूरे राज्य के BLOs अभूतपूर्व और अमानवीय दबाव में काम कर रहे हैं। उनका कहना है कि जिन कार्यों को पूरा करने में सामान्य तौर पर 2 साल से अधिक समय लगता है उन्हें कुछ ही हफ्तों में पूरा करने का आदेश दिया गया है। वहीं देश भर चल रहे SIR को लेकर सियासी घमासान जारी है। SIR पर झारखंड के मंत्री इरफान अंसारी का भड़काऊ बयान आया है। इरफान अंसारी ने कहा है कि BLO नाम काटने आ रहे हैं, BLO घर पर आए तो उसे बंद कर दे और मेरे आने के बाद ही BLO को छोड़ना। आपकी नागरिकता छीन लिया, आपको पहचान छीन लिया, आपको घुसपैठिया बना दिया इन लोगों ने। कोई हक समाज में अब कोई हक नहीं मिलेगा। और आप
बंगाल में SIR लागू कर रहा है और उसके बाद झारखंड में करेगा। मैं आप सबको कहना चाहता हूं, एकदम अगर कोई नाम आपका काटने के लिए आए, अगर कोई आपका नाम अगर पूछने के लिए आए, वैसे पदाधिकारी को एकदम गेट पे बंद कर दीजिएगा, ताला मार दीजिएगा, मैं खोलूंगा। किसी कीमत पर मैं बता दे रहा हूं आपको। इरफान अंसारी के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने एक्स पर लिखा, SIR को लेकर मंत्री इरफान अंसारी का बयान न सिर्फ गैर जिम्मेदाराना है बल्कि जनता को गुमराह करने की कोशिश भी है। ऐसे बयान समाज में भ्रम फैलाते हैं। कांग्रेस ने हमेशा से ही राजनीति की है और बांग्लादेशी घुसपैठियों को साथ दिया है। बीजेपी का कहना है कि इरफान को अपने बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। इरफान अंसारी बहुत बड़बोल नेता हैं, कुछ भी बोलते हैं। मंत्री बन गए हैं लेकिन मंत्री की गरिमा को तोड़ते हैं। किस तरह का बयान दे रहे हैं? SIR में बिहार के अंदर SIR हो गया, क्या मुसलमान घुसपैठिए घोषित हो गए? इस तरह के बयान के लिए उनको माफ़ी मांगनी चाहिए और उन पर मुकदमा होना चाहिए। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने भी अंसारी के बयान को गलत ठहराया है। उन्होंने कहा है कि मंत्री को ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। हालांकि साथ में उन्होंने ये भी माना कि बिहार की हार में SIR की बड़ी भूमिका रही। SIR के हम लोग खिलाफ हैं क्योंकि उसके जहाँ जहाँ अनुभव हुए हैं वो सीधे सीधे दिखता है कि इलेक्शन कमीशन बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के ही एक कार्यकर्ता की तरह काम करती है और इसलिए वो जो भी अधिकारी भेजेंगे SIR में उनके काम पर हमें संदेह है। बार बार भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि बीजेपी चुनाव जीत गई इसलिए SIR का चुनाव में असर नहीं हुआ, बल्कि SIR के असर से जीते। ये इससे ज़्यादा बेवकूफ़ी का स्टेटमेंट नहीं हो सकता है, क्योंकि आपने मेरे वोटर काट दिए, अपने वोटर आपने फर्जी बढ़ा दिए, तो आप तो चुनाव जीतोगे ही। इसी से जुड़ा है हमारा आज का आवाज अड्डा का टॉपिक। SIR पर क्यों छिड़ा है सियासी संग्राम और BLO की मौत के पीछे क्या SIR ही है वजह? आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे चर्चा शाम 7:57 पर। अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन 2047 का मजाक उड़ाया है। उन्होंने कहा है कि 2047 तक PM मोदी ही धरती पर नहीं रहेंगे तो फिर 2047 विजन का क्या होगा? खुद ही नहीं रहेंगे यहाँ पे धरती पे, बातें कर रहे बेमतलब की। अच्छा, किसके बारे में कह रहे हो तुम रहोगे 2047 तक? तो खुद ही नहीं रहोगे। उम्र हमें दिखाई दे रही है, सर पे बाल नहीं है आपके। अच्छा, जीतेंगे नहीं, ना बंगाल जीतेंगे ना यूपी जीतेंगे, मैं आपको बता दे रहा हूं। बीजेपी ने अखिलेश के बयान पर पलटवार किया है। अब अखिलेश यादव जी ने जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल किया, प्रधानमंत्री जी के मरने की कामना की, ये पहली बार नहीं है। इन नामदारों के इकोसिस्टम ने हिटलर की मौत मरेगा मोदी, कब्र खुदेगी मोदी की, डैश डैश की मौत मरेगा, मर जा मोदी से लेकर 150 गालियां दी है। उनकी जाति को लेकर, उनकी माता जी को अभी बिहार चुनाव में, उनके परिवार को, उनके समाज को चोर कहा गया। लाठी डंडे से मारेंगे, राहुल गांधी ने कहा। कोई अपने दुश्मन से भी ऐसे नहीं बोलता जैसे इन्होंने देश के प्रधानमंत्री को बोला। ये केवल नरेंद्र मोदी जी का नहीं, ये देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद का अपमान। इंश्योरेंस सेक्टर में FDI की सीमा बढ़ाने और न्यूक्लियर पावर सेक्टर में निजी भागीदारी के लिए सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। अगले हफ्ते से शुरू होने वाले संसद के शीतकालीन सत्र में इससे जुड़े बिल समेत 10 अहम बिल पारित करने के लिए लाने की तैयारी है। पूरी खबर जानने के लिए चलते हैं लक्ष्मण रॉय के पास। लक्ष्मण, संसद का शीतकालीन सत्र कितना अहम रहने वाला है इस बार? देखिए, दरअसल सरकार जिस तरीके से आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ना चाहती है और इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स हो या कैपिटल गुड्स हो, यहाँ पे सरकार को लगता है ना सिर्फ अपने घरेलू मार्केट को पूरा कर सकते हैं बल्कि एक्सपोर्ट के भी काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है। इसलिए सरकार इस सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए जो पूंजी की दिक्कतें हैं उसे दूर करना चाहती है। आपको याद होगा कि 2020 में सरकार ने एक प्रेस नोट 3 लाया था जिसमें ये कहा था कि भारत की सीमा से सटे हुए जो देश हैं वहाँ से जो भी FDI आएंगे उसकी गहन जाँच की जाएगी। हालांकि उसका असली निशाना जो चीन था। अब जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक सरकार इस प्रेस नोट 3 में
ढील देने की तैयारी कर रही है और ढील देने के लिए एक कैबिनेट नोट तैयार कर लिया गया है और कैबिनेट नोट के उन प्रस्तावों पर संबंधित मंत्रालयों से सलाह मशविरा किया जा रहा है और सलाह मशविरा होने के बाद बहुत जल्द इस प्रस्ताव को कैबिनेट से अंतिम मंजूरी मिल जाएगी। अब जब मंजूरी मिल जाएगी तो दो बड़े फायदे होंगे। ऐसे सेक्टर, खासतौर से इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर और कैपिटल गुड्स सेक्टर, इन दोनों सेक्टर में अगर चीन से FDI आएगा तो उसकी गहन जांच नहीं की जाएगी। इसमें सीमा होगी 49% तक, यानी 49% तक FDI किसी ऐसी कंपनी में आता है जो इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स बनाती हो या फिर कैपिटल गुड्स बनाती हो तो सरकार उसकी गहन जांच नहीं की जाएगी। इस बात का प्रावधान यहाँ पे किया जा रहा है जो कैबिनेट ड्राफ्ट नोट तैयार किया है उसके हिसाब से। इतना ही नहीं, वहाँ पे सरकार बेनिफिशियल ऑनरशिप की जो परिभाषा है उसको भी आसान करने जाएगी ताकि इसमें शर्त FDI आना आसान हो। बेनिफिशियल ऑनरशिप की परिभाषा जो है PMLA के तहत इसको तय किया जाएगा, जिसमें प्रिवेंटेशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है उसके तहत बेनिफिशियल ऑनरशिप की परिभाषा तय की जाएगी। तो ये एक दो महत्वपूर्ण प्रस्तावों के साथ सरकार कैबिनेट ड्राफ्ट नोट तैयार कर लिया है और बहुत जल्द इसे कैबिनेट से मंजूरी मिलने की संभावना है। तो दो सेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर और कैपिटल गुड्स सेक्टर, जहां चीन से FDI का इंतजार कर रहे हैं जो कंपनियां, उनके लिए एक राहत की खबर है। शुक्रिया लक्ष्मण जी इस पूरी जानकारी पर। आवाज समाचार में वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। खबरें आगे और भी हैं, जुड़े रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद फिर एक बार स्वागत है आपका आवाज समाचार में। जस्टिस सूर्यकांत ने सोमवार को देश के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति भवन में हुए समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें पद की शपथ दिलाई। भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में पहली बार किसी CGI के शपथ ग्रहण में इतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक प्रतिनिधिमंडल की मौजूदगी रही है। इस समारोह में भूटान, केनिया, मलेशिया, मॉरिशस, नेपाल और श्रीलंका के मुख्य न्यायाधीश और उनके परिवार के सदस्य भी पहुंचे। इस दौरान पूर्व CGI गवाई ने एक नई मिसाल कायम करके दिखाई है। उनकी आधारिक गाड़ी राष्ट्रपति भवन में ही अपने उत्तराधिकारी जस्टिस सूर्यकांत के लिए छोड़ दी है उन्होंने। राजधानी दिल्ली में दिसंबर से नर्सरी दाखिले की दौड़ शुरू होने जा रही है और इस बार एकेडमिक ईयर 2026-27 के लिए स्कूल शिक्षा में बड़ा बदलाव करते हुए दिल्ली सरकार ने सभी स्कूलों में पहली क्लास के लिए एडमिशन की एवरेज मिनिमम उम्र 6 साल होने की अनिवार्य कर दी है। पूरी खबर बता रही है दीपाली नंदा। देखिए, राजधानी दिल्ली में दिसंबर से नर्सरी दाखिले की दौड़ शुरू होने जा रही है, लेकिन इस बार जो दाखिले के नियम है खास तौर पर पहली क्लास के लिए वो पहले जैसे नहीं रहेंगे, क्योंकि एक बड़ा बदलाव दिल्ली सरकार ने किया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से पहली क्लास के एज क्राइटेरिया को लेकर। उसमें ये चीज़ को शामिल किया गया है कि अगर फर्स्ट क्लास में बच्चे को एडमिशन लेना है तो उसकी न्यूनतम आयु कम से कम उसे 6 साल का होना ज़रूरी है। यानी कि अगर आपका बच्चा 6 साल का नहीं है तो फर्स्ट क्लास में उसे नो एडमिशन वाली स्थिति में रहना होगा। अभी की देखें तो अभी ये होता है 4 से 5 साल के बीच में बच्चा होता है, 4 साल या फिर 5 साल में बच्चा फर्स्ट क्लास में एडमिशन ले लेता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। एकेडमिक ईयर 2026-27 के लिए दिल्ली सरकार ने ये फैसला लिया है कि NEP 2020 के हिसाब से ही एज क्राइटेरिया को सेट किया जाए। अब इससे फायदा ये होगा, दिल्ली सरकार का ये मानना है और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का भी यही फोकस है कि बच्चा जो है कम से कम 3 साल प्री नर्सरी में जरूर बिताए ताकि वो भावनात्मक तौर पर, मानसिक तौर पर तैयार हो सके। अभी अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, हरियाणा की बात करें तो इन दोनों राज्यों समेत करीब करीब 20 से ज़्यादा ऐसे राज्य हैं जहां पर ऑलरेडी पहली क्लास के लिए जो एज क्राइटेरिया है 6 साल का वो लागू किया जा चुका है और अब इसकी शुरुआत राजधानी दिल्ली में भी होगी और 2026-27 एकेडमिक ईयर से ही होगी। इससे फायदा ये होगा कि पूरे देश में एक समान एज क्राइटेरिया लागू हो पाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारतीय नौसेना की ताकत और बढ़ गई है क्योंकि आज मुंबई में स्थित नौसेना डॉकयार्ड में नेवी ने अपनी नई एंटी सबमरीन जहाज माहे को औपचारिक रूप से सेना में शामिल कर लिया है, जिसे तटीय सुरक्षा के लिए खास तौर पर डिजाइन किया गया है। समारोह में आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी मुख्य अतिथि रहे। इस दौरान उन्होंने तीनों सेनाओं के संयुक्त ताकत पर जोर दिया है। दिलचस्प बात यह है कि इस जहाज में 80% से अधिक स्वदेशी कंपोनेंट्स का इस्तेमाल किया गया है। ये जहाज उथले पानी में ऑपरेशन, तटीय इलाकों में गश्त, समुद्री रास्तों की सुरक्षा और दुश्मन पनडुब्बियों की तलाश जैसे कामों में बड़ी भूमिका निभाएगा। ये काम बिना शोर के करने की काबिलियत है इसमें, इसीलिए इसका नाम साइलेंट हंटर दिया गया है।
साउथ अफ्रीका के साथ चल रही टेस्ट सीरीज में टीम इंडिया की हालत खराब है। पहले टेस्ट में स्पिन में उलझी टीम इंडिया इस टेस्ट में पेस के आगे ढेर हो गई है। आज गुवाहाटी टेस्ट में तीसरे दिन पूरी टीम 201 रनों पर पवेलियन लौट गई है। अफ्रीका के तेज गेंदबाज मार्को यानसन ने 6 विकेट लिए। भारतीय बल्लेबाजों में ओपनर यशस्वी जायसवाल के 58 और वॉशिंगटन सुंदर के 38 रनों की पारी के अलावा कोई भी बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर सका। इस टेस्ट में भारतीय गेंदबाज भी बेदम दिखी थी और पहली पारी में साउथ अफ्रीका ने करीब 489 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। आज का खेल खत्म होने तक अफ्रीका ने दूसरी पारी में बना लिए हैं 26 रन और भारत पर अब 314 रनों की लीड ले ली है। आवाज समाचार में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे CNBC आवाज और अपडेटेड रहे खबरों पर।